रावत फार्म हाउस। चेरी बिस्तर पर बैठी थी और उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर किया हुआ था। अभी अभी उसके और दिव्यांश के बीच इंटिमेसी हुई थी, लेकिन इंटिमेसी के बाद जब दिव्यांश ने एक बार फिर से खुद की और निहारिका की शादी का जिक्र किया तो चेरी हैरान रह गई। मतलब उन दोनों के बीच इतना सब कुछ होने के बाद भी दिव्यांश निहारिका से शादी करेगा। ये उसके लिए बहुत शॉकिंग था और उसे तकलीफ भी बहुत ज्यादा हो रही थी। न जाने कितनी देर वो यूं अपनी जगह पर बैठी रही, जबकि दिव्यांश उसे बोलकर गया था कि वो बाहर उसका इंतजार कर रहा है। लगभग से 1 घंटा बीत चुका था और अभी भी चेरी यूं ही अपनी जगह पर बैठी थी, पर अब उसने खुद को संभाला और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। तकरीबन और आधा घंटा बीत जाने पर वो रूम से बाहर निकली तो उसकी नज़रें हॉल में इधर उधर घूमने लगी। दिव्यांश ने उससे कहा था कि वो हॉल में उसका इंतजार करेगा, लेकिन अब वो उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। चेरी ने बेहद तकलीफ भरी आवाज के साथ उसे पुकारा, एवोकाडो। लेकिन सामने से दिव्यांश का कोई जवाब नहीं आया। चेरी अब थोड़ा आगे की तरफ आई तो उसे एक सर्वेंट नजर आई जो फार्म हाउस की देखरेख का काम करती थी। चेरी ने उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए पूछा, एवोकाडो मेरा मतलब है, दिव्यांश कहाँ है? वो अभी यहीं थे ना? वो सर्वेंट तुरंत बोली, लेकिन उन्हें गए तो तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। जब रूम से बाहर निकले थे तो बस 2-4 मिनट बाहर बैठे और फिर वहां से निकल गए। चेरी उस सर्वेंट की बात सुनकर अब और भी ज्यादा टूट गई। मतलब दिव्यांश ने उसका इंतजार किया, वो भी तो सिर्फ 2-3 मिनट। उसने सोच भी कैसे लिया कि वो जो चेरी के साथ अंदर रूम में करके आया है और उन दोनों के बीच जो बात हुई है, उसके बाद चेरी सिर्फ 2-3 मिनट में नॉर्मल हो जाएगी। वो कोई खिलौना नहीं था जो टूट गया और जुड़ गया। इस वक्त उसका दिल टूट रहा था और अब उसे इस चीज का पछतावा हो रहा था कि वो इंडिया आए ही क्यों। उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सालों पहले वो इंडिया इसी बात पर छोड़कर गई थी क्योंकि दिव्यांश ने उसका दिल तोड़ा था और आज एक बार फिर से वापस आने पर भी वही सब हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वो सर्वेंट उसकी तरफ देखते हुए बोली, उन्होंने कहा है कि बाहर गाड़ी आपका इंतजार कर रही है। आप जाकर गाड़ी में बैठ जाए, आपको जहां जाना होगा वो गाड़ी आपको छोड़ देगी। चेरी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। वो बाहर आई तो सच में एक गाड़ी बिल्कुल बाहर की तरफ खड़ी थी। वो उस गाड़ी में बैठी और बोली, ड्राइवर प्लीज आप एयरपोर्ट की तरफ चलिए। उस ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा दी। चेरी खुद से ही बोली, मुझे यहाँ नहीं रहना स्ट्रॉबेरी, मैं जानती हूँ आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, आप चाहती थी कि मैं यहाँ पर आऊँ, शायद दिव्यांश की शादी देखूंगी तो उस तकलीफ को भूल जाऊंगी जो मेरे दिल में हो रही है, लेकिन नहीं, अब तो वो तकलीफ और भी बढ़ जाएगी। पहले तो एवोकाडो मेरे नहीं थे, लेकिन अब तो मैंने उन्हें फील किया है। अब अगर अपनी आंखों के सामने उन्हें किसी और का होते हुए देखूंगी तो मर जाऊंगी मैं, इसलिए मुझे यहाँ नहीं रहना। आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ से बिना आपको मिले जा रही हूँ, लेकिन फिलहाल यही हम सबके लिए सही है। ये बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सर पीछे गाड़ी की सीट पर टिका दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद गाड़ी का हॉर्न बजा तो चेरी की आंखें खुली। उसे तो पता भी नहीं चला वो कब सो गई। शायद थकावट की वजह से उसकी आंख लग गई थी। उसने दरवाजे पर अपना हाथ रखा और फिर बाहर की तरफ देखा तो वो चौंक गई। वो एयरपोर्ट के बाहर नहीं बल्कि रावत मेंशन के पार्किंग एरिया में थी। वो ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, मैंने आपको एयरपोर्ट चलने के लिए कहा था ना भैया, तो आप मुझे यहाँ। वो ड्राइवर तुरंत बोला, सॉरी मेम साहब, लेकिन मुझे जो छोटे मालिक ने ऑर्डर दिए हैं मुझे उन्हीं को फॉलो करना होगा। ये बोलकर वो गाड़ी से बाहर निकला और अगले ही पल उसने चेरी की तरफ से भी गाड़ी का दरवाजा खोला। चेरी ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो धरा के सामने कैसे खुद को नॉर्मल पेश करेगी। वो गाड़ी से बाहर निकली और रावत मैंशन की तरफ देखने लगी। कितने साल लगे उसे वापस आने में, अगले ही पल उसकी नज़र धरा पर गई जो दरवाजे से बाहर की तरफ आ रही थी। धरा पिछले 4 घंटे से चेरी को कॉल कर रही थी, लेकिन चेरी का फोन लग ही नहीं रहा था और फिर उसे पता चला कि चेरी दिव्यांश के साथ थी, लेकिन दिव्यांश तो अब उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। चेरी को अकेले वहां पर देखकर धरा और भी ज्यादा बेचैन होने लगी। वो जल्दी से चेरी के पास आए और अगले ही पल उसकी आंखों में नमी तैर गई। चेरी भी उसे देखते हुए रो रही थी। उन दोनों की पिछले इतने सालों में सिर्फ और सिर्फ वीडियो कॉल पर बात हो रही थी। धरा तो बहुत जिद करती थी कि उसे चेरी से मिलने उसके पास जाना है, लेकिन चेरी उसे मना कर देती थी। कुछ ऐसा लगता था जैसे धरा उसके पास आएगी तो जो हिम्मत उसने सालों से रखी हुई है वो टूट जाएगी।
धरा ने अपनी बाहों को फैलाया तो चेरी भी झट से आकर उसके सीने से लग गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। इस वक्त वो सच में हद से ज्यादा कमजोरी महसूस कर रही थी और उसका रोना देखकर धरा का दिल बैठने लगा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं दिव्यांश ने उसके साथ कुछ ऐसा वैसा कर तो नहीं कर दिया। उसने चेरी के सिर पर अपना हाथ रखा और बोली, कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी लेकिन तुम्हारा फोन बंद आ रहा था। दिव्यांश तुम्हारे साथ था ना? उसने तुम्हें एयरपोर्ट से लिया तो वो कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं आया क्या? चेरी ने उसकी बात सुनी तो उसे समझ आया कि दिव्यांश रावत मेंशन में भी नहीं है, मतलब किसी को कुछ पता भी नहीं होगा। उसने जल्दी से खुद को संभाला और अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, मुझे एवोकाडो क्या कहेंगे? कुछ भी तो नहीं, मुझे क्या पता वो कहाँ है। उन्होंने मुझे एयरपोर्ट से पिक किया और फिर फार्म हाउस लेकर गए, लेकिन तभी उनका एक कॉल आ गया और वो वहां से निकल गए। एक्चुअली मुझे फार्म हाउस दिखाना चाहते थे, पर फिर उन्हें जल्दी में जाना पड़ा तो उन्होंने मुझे ड्राइवर के साथ यहाँ पर भेज दिया। उसकी बात सुनकर धरा ने एक राहत की सांस ली। अगले ही पल चेरी मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन यहाँ पर आने के बाद अब मुझे बहुत अजीब लग रहा है। स्ट्रॉबेरी, ये क्या बात हुई? आपको मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है। आप तो बस अपने दिव्यांश के बारे में बातें किए जा रही हैं। चेरी की बात सुनकर धरा ने जल्दी से उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोली, मुझे फिक्र हो रही थी कि कहीं वो तुमसे कुछ कह ना दे। उसका पता नहीं चलता आजकल, बहुत अजीब है। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही चेरी मुस्कुराते हुए बोली, अजीब नहीं, आजकल लगता है एवोकाडो बदलने लगे हैं। कहते हैं ना, जब बीवी आ जाती है तो इंसान बदल जाता है। शायद वो शादी से पहले बदलने लगे हैं। थोड़ा संभाल कर रखिएगा आप अपने दिव्यांश को, हाथों से निकल ना जाए। स्ट्रॉबेरी। ये बोलते हुए वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि वो जबरदस्ती अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश कर रही है। अगर उसकी स्ट्रॉबेरी उसको नहीं पहचानेगी तो और कौन ही पहचानेगा। धरा ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और कुछ बोलने को हुई, लेकिन तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी और वो गाड़ी किसी और की नहीं दिव्यांश की थी। उस गाड़ी को वहां रुकते हुए देख चेरी की धड़कनें तेजी से बढ़ चुकी थी। तभी गाड़ी की ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुला और उसमें से दिव्यांश बाहर निकला। चेहरे पर हद दर्जे का एटीट्यूड और डेविल एक्सप्रेशंस लिए वो आंखों से गॉगल्स उतारते हुए चेरी और धरा की तरफ आया। धरा हल्का सा मुस्कुराए, वही चेरी की सांसें तेज हो चुकी थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं दिव्यांश धरा के सामने कुछ कह न दे, कहीं वो धरा को ये ना बता दे कि उन दोनों के बीच इतना सब कुछ हो गया। और ऊपर से वो चेरी से शादी भी नहीं करने वाला। ऐसे में धरा को बहुत बुरा लगता, उसका दिव्यांश पर से भरोसा टूट जाता। दिव्यांश ने एक नज़र चेरी की तरफ देखा और फिर धरा की तरफ देखते हुए बोला, अब तो काफ़ी खुश होंगी आप चाहती थी कि मेरी शादी पर आपकी चेरी जरूर आए। लो, आ गई आपकी चेरी मेरी शादी पर। अब तो मेरी और निहारिका की शादी का जश्न और भी ज्यादा खूबसूरत होगा। उसकी बात सुनते हुए धरा के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे। वही दिव्यांश अब एक बार फिर से अपनी इंटेंस नज़रों से चेरी को देख रहा था, जिसने अपनी नज़रें झुकाई हुई थी क्योंकि उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। निहारिका और दिव्यांश की शादी का जिक्र सुनकर ही उसे कुछ होने लगा था। रावत मेंशन। दिव्यांश की बातें सुनते हुए चेरी ने अपना चेहरा नीचे की तरफ झुकाया हुआ था, क्योंकि दिव्यांश और निहारिका के बारे में सुनते हुए उसके चेहरे पर तकलीफ भरी एक्सप्रेशन आ गए थे, जो उसकी आंखों में तैर रही नमी से साफ झलक रहे थे। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी आंखों में आंसू देखे, इसलिए उसने अपना चेहरा झुका लिया। धरा दिव्यांश की बात पर मुस्कुराए और बोली, मेरी चेरी को तो मेरे पास लौटकर आना ही था। तुम्हारी शादी का तो पता नहीं, लेकिन अब और बहुत कुछ होने वाला है। दिव्यांश तुरंत बोला, जैसे कि? बताना चाहेंगी क्या? धरा मुस्कुराए और बोली, अब वो तो जब होगा तुम्हें तभी पता चलेगा। दिव्यांश के चेहरे पर तिरछे एक्सप्रेशन आ गए। इतना तो वो भी जानता था कि उसकी मॉम के दिमाग में कुछ न कुछ भयंकर ही चल रहा होगा, तभी उनके एक्सप्रेशन भी इतने खतरनाक थे। तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से व्योम बाहर निकला। चेरी ने जैसे ही व्योम को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो जल्दी से व्योम की तरफ भाग गई। व्योम ने भी अपनी बाहें फैला ली थीं। चेरी उसके सीने से लगकर बोली, कैसे हैं आप डैड? बचपन में व्योम ने चेरी को अडॉप्ट किया था। एक्चुअली उसे चेरी कहीं पर मिली थी और तब उसने चेरी को अपनी बेटी बना लिया था, लेकिन दिव्यांश और चेरी के बीच ब्लड रिलेशन नहीं थे और ये बात हमेशा से ही व्योम के लिए क्लियर भी थी कि चेरी और दिव्यांश कभी भाई बहन नहीं हो सकते। नहीं, कभी उन्होंने उन्हें भाई बहन की तरह रखा।
व्योम ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मच बेटर। तुम आ गई हो ना, तो अब तो बहुत ही ज्यादा बेटर। ये कहकर उसने हल्के से उसके सिर को चूम लिया। दिव्यांश की आंखें बड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर गुस्सा झलक उठा और अगले ही पल उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। धरा की नजरें दिव्यांश पर थीं। वो हल्का सा मुस्कुराए और मन ही मन बोली, जलकुकड़े कहीं के। उद्धरण चिन्ह। चेरी व्योम के साथ बातों में लग गई और व्योम उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। वहीं धरा भी अंदर जाने लगी, लेकिन फिर अचानक से रुकी और दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, तुम अंदर नहीं आओगे क्या? दिव्यांश तुरंत बोला, क्यों? आपको मुझसे कुछ खास काम है? धरा हंसी और बोली, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बस जानना ये चाहती थी कि तुम यहाँ पर सिर्फ पार्किंग एरिया में घूमने आए थे क्या? अगर घर पर कोई काम नहीं था तो यहाँ आए क्यों? दिव्यांश एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, मेरी मर्जी। ये कहकर वो वापस अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। धरा हंसी और बोली, बहुत मर्जी करने वाले हो गए हो ना तुम, दिव्यांश। अपनी मर्जी से ही तुमने एक लड़की पसंद की और उससे शादी भी फिक्स कर ली। अब मैं देखती हूँ कि जब दूसरों की शादी फिक्स होती है तब तुम्हें कैसा लगता है। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में चेरी के लिए नफरत तो नहीं है। वो जो सालों पहले थी वो बेशक नफरत हो, लेकिन अब तुम चेरी के लिए कुछ तो फील करते हो, जो मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है। अब देखती हूँ मैं कि कैसे वो तुम अपने लिबों पर नहीं लाते। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वहीं दूसरी तरफ चेरी व्योम के साथ अंदर आई। अंदर सीढ़ियां उतरते हुए एक लड़की भागते हुए चेरी के पास आए और सीधा उसके सीने से लगकर बोली, चेरी दीदी, आपको पता है मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, लेकिन मम्मा बस मुझे बार बार यही बोले जा रहे थे कि 10 मिनट और 15 मिनट और ऐसा बोलते बोलते उन्होंने पूरे 4 घंटे लगा दिए। 4 घंटे से आप बिजी कहाँ थी? पहले तो आप मुझे उन 4 घंटों का हिसाब दीजिए। ये कहते हुए वो चेरी से अलग हो गई। 4 घंटे का जिक्र सुनकर चेरी के गाल गर्म होने लगे। उसे तो पता भी नहीं चला कि दिव्यांश के साथ वो 4 घंटे कब बीत गए, लेकिन अब जब उसे एहसास हुआ कि वो पूरे 4 घंटे दिव्यांश की बाहों में थी तो उसे एक अजीब सी फीलिंग होने लगी। उसने दरवाजे की तरफ देखा जहां से धरा अकेली अंदर आ रही थी। वो कुछ बोलने को हुई लेकिन फिर चुप रह गई। रावी एक बार फिर से बोली, बताओ ना चेरी दीदी, आपको इतना वक्त कहाँ लगा? चेरी ने रावी की तरफ देखा। वो हमेशा वीडियो कॉल पर उसे देखती थी, लेकिन आज वो उसके सामने थी। 20 साल की रावी, जिसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स पर गई थी, और वो था व्योम रावत। हाँ, दिव्यांश की आंखें भी व्योम से मिलती थीं, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। पर रावी तो डिट्टो व्योम की डबल कॉपी लग रही थी। तभी धरा जल्दी से वहां आए और रावी की तरफ देखते हुए बोली, तो अब तुम्हें उन 4 घंटों का हिसाब चाहिए या फिर तुम अपनी चेरी दीदी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो? जानती हो ना, आज रात को पार्टी है, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी चेरी दीदी को अपने रूम में ले जाना चाहिए और उन्हें वो ड्रेस दिखानी चाहिए जो तुमने उनके लिए सिलेक्ट की है? धरा की बात पर रवि मुस्कुराए और बोली, ओह मम्मा, आपको तो पता ही है कि मेरा दिमाग कभी कभी चलना बंद कर देता है। आपको पता है चेरी दीदी, रिया हमारी डिजाइनर ने हम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ड्रेस बनाई है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बोलकर उसने चेरी का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ऊपर अपने रूम की तरफ ले गई। उनके जाने के बाद व्योम धरा की तरफ देखने लगा। धरा वहां से जाने लगी, लेकिन व्योम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और सीधा अपनी तरफ खींच लिया। धरा एक झटके से उसके सीने से लग गई। वो तुरंत बोली, क्या कर रहे हैं आप, मिस्टर रावत? छोड़िए मुझे, कोई देख लेगा। व्योम ने तुरंत उसकी कमर पर अपना हाथ थोड़ा कसते हुए कहा, कोई बात नहीं, देखने दो। जब हम दोनों हैं ही देखने की चीज तो क्या ही प्रॉब्लम है? ये बोलते हुए उसने उसके चेहरे पर आए बालों को हटाना शुरू कर दिया। धरा तुरंत बोली, ये सब आप प्लीज अभी मत कीजिए, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे रात की पार्टी की तैयारी करनी है। व्योम तुरंत बोला, तुम्हारा ये बिजी शेड्यूल क्या मेरे मूड को बदल सकता है? तुम्हें सच में लगता है कि अगर मेरा मूड है तो मैं ये देखूंगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं? मैं जो चाहता हूँ वो हासिल करना जानता हूँ, क्राई बेबी। ये कहते हुए उसने अपना चेहरा पूरी तरह से धरा के चेहरे के करीब कर लिया और अपनी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ने लगा। धरा ने उसकी शर्ट को कसकर मुट्ठियों में जकड़ लिया। उसकी खुद की सांसों में एक तूफान आना शुरू हो गया था। अगले ही पल व्योम ने उसे अपनी गोद में उठाया और सीधा अपने रूम की तरफ लेकर बढ़ गया।
व्योम आज भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा 24-25 साल पहले था। एकदम बेशर्म और निहायत जिद्दी, जिसके सामने धरा की एक नहीं चलती थी। व्योम धरा को लेकर सीधा बिस्तर पर आया और अगले ही पल उसे बेड पर पटककर खुद अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। धरा उसकी तरफ देखते हुए बोली, बच्चों की लाइफ सेट करने की बजाय आप मेरे साथ ये सब कर रहे हैं मिस्टर रावत। अब तो चेरी भी आ गई, कम से कम अब तो आप सीरियस हो जाए। व्योम चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोला, फिलहाल तो मैं वाइल्ड होना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने अपनी पैंट के बटन पर हाथ रखा और अगले ही पल उसके कपड़े उसके बदन से अलग हो चुके थे। धरा का तन बदन ढीला पड़ने लगा। व्योम को इस तरह से देखना ही उसके रोंगटे खड़े कर देता था। अब वो खुद ही बिस्तर पर पूरी तरह से लेट चुकी थी। व्योम की वो डेविल स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई। दूसरी तरफ दिव्यांश इस वक्त अपने ऑफिस में था। शाम के तकरीबन 4 बज चुके थे और वो सामने लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए था। स्क्रीन पर किसी और की नहीं बल्कि चेरी की पिक्चर लगी हुई थी। वो पिक्चर की तरफ देखते हुए बोला, हाँ जानता हूँ मैंने कोई खिलौना नहीं तोड़ा था, तुम्हारा दिल तोड़ा था। लेकिन तुम भी कहाँ कम थी। छीना था तुमने मुझसे मेरा सब। और तुम्हें लगता है कि तुम बेहद मासूम थी। उस वक्त मुझसे मेरा सब छीनकर तुम मुझसे दूर गई थी। तुमने क्या सोचा था कि मैं सब भूल जाऊंगा। अब लाया हूँ मैं तुम्हें खींचकर अपने पास। इस कदर छीन लूंगा मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ कि तुम्हारे अंदर सिर्फ मैं ही रह जाऊंगा। माई रेड, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ दिव्यांश रावत। इतने सालों से मैं जल रहा था, अब जलने की बारी तुम्हारी है और तुम्हें जलाने वाला होगा ये दिव्यांश रावत। ये बोलकर उसने कुछ पल चेरी की पिक्चर को देखा और फिर लैपटॉप बंद कर ऑफिस से निकल गया। कुछ देर बाद वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। फोन पर निहारिका नाम से नंबर सेव था। उसने ब्लूटूथ से कॉल रिसीव किया। सामने से निहारिका की आवाज आई, कहाँ हो तुम दिव्यांश? मैं कब से तुम्हारा डिजाइनर हाउस में वेट कर रही थी। तुमने खुद कहा था कि आज रात की ड्रेस तुम मुझे सिलेक्ट करवाओगे, लेकिन तुम आए ही नहीं। और ऊपर से तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ था। व्हाट इज दिस दिव्यांश? तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या? वो भी आज के दिन जब सबके सामने हमारी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट होने वाली है। दिव्यांश तुरंत बोला, क्या? जरा याद करके बताना निहारिका, क्या मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें डिजाइनर हाउस में मिलूंगा? उसकी बात पर निहारिका सोच में पड़ गई और उसे सुबह का वक्त याद आने लगा। उसने दिव्यांश को फोन पर बताया था कि वो डिजाइनर हाउस जाने वाली है और वो उसका वहां वेट करेगी। दिव्यांश ने सामने से कुछ नहीं कहा था। वो तुरंत बोली, लेकिन तुमने ये तो कहा था कि मैं तुम्हारी पसंद की ड्रेस पहनूंगी। दिव्यांश तुरंत बोला, तो उसके लिए मेरा डिजाइनर हाउस आना जरूरी नहीं था। तुम्हें मुझसे एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए था निहारिका। अगर तुम अपने घर जाओगी तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरी बात का मतलब क्या था। दिव्यांश रावत किसी अरे गहरे डिजाइनर की ड्रेस अपनी होने वाली बीवी को नहीं पहनने देगा। जिस डिजाइनर हाउस में तुम गई हो वहां से तो मेरी कंपनी का सिंपल एम्प्लॉय भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ड्रेस लेकर आ सकता है। फिर उसमें और दिव्यांश रावत में फर्क क्या हुआ? आई होप नाउ यू गेट माई पॉइंट। ये कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। सामने से निहारिका, जो तकरीबन 22 साल की खूबसूरत लड़की थी, अपने फोन की तरफ देखती रह गई। अगले ही पल वो एक्साइटेड होकर बोली, इट मीन्स दिव्यांश ने घर पर। ओह गॉड, मैंने अपना दिमाग क्यों नहीं चलाया? मुझे जल्दी से घर जाना होगा। ये कहते हुए वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठी और घर के लिए निकल गई। दूसरी तरफ दिव्यांश मुस्कुराया और बोला, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है निहारिका। दिव्यांश रावत के सामने किसी का दिमाग चलता ही नहीं, और जो चलाने की कोशिश करता है उसका मैं सिर्फ दिमाग नहीं, उसे पूरा ही खराब कर देता हूँ। और अब मैं खराब करना चाहता हूँ अपनी रेड को। ये कहते हुए उसकी आवाज़ बेहद इंटेंस हो गई थी।